एटीएम से रकम निकलवाने वालों के लिए क्या खतरे की घंटी बजने वाली है? मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जब भी आपको कोई लिंक आए उसको डायरेक्ट आप ओपन ना करें। आपके मोबाइल का डाटा, इवन आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, इवन मोबाइल में जो आपने बैंक की ऐप यूज़ की होती है, वो सारा डाटा इस कन्वर्ट हो रहा है उस हैकर का। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे होते हैं वो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है या फिर ये बैंक दे रहे हैं? अच्छा, बैंक बेसिकली जो है ना वो बनाई मीलों के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और बैंकों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? आप किसी का ताइवान लेते हैं, आप किसी बड़े ओहदे के ऊपर बैरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं, आपको किक्स बैक्स के पैसे मिलते हैं। इन्होंने इस बजट में जो सत्यानाश किया है ना, आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अच्छा, अब ये देखें, गरीब का जो दुखती रख है ना उसके ऊपर हाथ रखा है। कोई गरीब बंदे का को ना उसका अच्छा अकाउंट होना है, ना बैंक ने उसको गाड़ी दे। एक साहब आपने गुर्बत की बात की तो यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि हाउ मैनी पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, प्रो पॉवर्टी लाइन? 2019 में पाकिस्तान में 44.5% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड पॉडकास्ट। नाज़रीन कराम, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग फ़्रॉड कैसे होता है और इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है और इसमें बैंक कैसे मुलव्विस होता है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस्लामी बैंकिंग और कन्वेंशन बैंकिंग में क्या फ़र्क है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कैसे फ़र्क है और क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बजट 2025 और 26 के हवाले से इस वक्त गरीब आवाम को किस तरह चूना लगाया गया है या गरीब आवाम के लिए इस बजट में क्या रखा गया है, और इसके साथ साथ मज़ीद बहुत से टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा साथ देंगे शेख वकार अहमद, जो कि एक सीनियर बैंक मैनेजर हैं, एनालिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मालूमात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले शेख साहब हम शुरू करते हैं बजट के हवाले से कि रिसेंटली जो वफाकी गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 पेश किया है, बताइएगा कि इसमें गरीब आवाम के लिए क्या रखा है? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अस्सलाम साहब आपका। ये जो आपने बजट की बात की है ना, ये आपने गरीब का जो दुखती रख है ना उसके ऊपर हाथ रखा है। पाकिस्तान में मैं तकरीबन 2013-14 से फाइनेंस के साथ लिंक हूँ। 2013-14 से मैंने बहुत सारे बजट देखे, आए गए, पीटीआई की गवर्नमेंट का भी देखा, नून लीग का भी देखा, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से 11-12 में मैं देखना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान की तहरीक का सबसे वर्स्ट तरीन जो है ना वो बजट है गरीब आवाम के लिए। ठीक है। अब गरीब आवाम को इस गवर्नमेंट ने टोटली जो है ना उसकी कमर की हड्डी जो थी ना, तो वो पहले इन्होंने इन्फ्लेशन से ब्रेक कर दी थी, अब तो टोटली तोड़ के रख दी है। ठीक है। अब ये देखें, जो गरीब आवाम का जो इन्होंने इस बजट में जो सत्यानाश किया है ना, आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। अच्छा। अब ये देखें कि 2014, 15, 16 सारे आप बजट देख लें, रिवाइज़ करके देख लें, आप एक चीज़ देखेंगे कि हर साल महंगाई में इजाफा होता है, इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। और कहते भी हैं, सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं कि इजाफा तो होना ही होना है। ये वाहिद बजट है जिसमें हर साल जो गरीब की मिनिमम सैलरी है ना वो फिक्स की जाती है। ठीक है। लास्ट ईयर जो इन्होंने बजट में सैलरी फिक्स की थी वो 37,000 रुपया थी। अच्छा। तो इस साल भी इन्होंने गरीब आवाम के लिए, जो गरीब मुलाजम है, जो मज़दूर है या सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो फैक्ट्रीज़ में बेचारे गरीब तबका काम करता है, उनके लिए 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया। 37,000 थी और 37,000 ही रही है। आप देखें कितना बड़ा ये जुल्म है कि गरीब की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। इसके बरक्स आप देख लें चेयरमैन सैनर की तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ, डिप्टी चेयरमैन सैनर की तनख्वाह में देख लें कितना इजाफा हुआ, स्पीकर की जो सैलरी 2,05,000 का राउंड अबाउट थी, 1.2 मिलियन 12 लाख इन्होंने कर दिया। अच्छा। तो इससे बड़ा ज़ालमाना जो बचत है मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं देखा। अच्छा, तो शेख साहब यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर के लिए भी तो उन्होंने सहूलत रखी है। एक जानिब उन्होंने 10%, एक जानिब 7% इजाफा किया है, तो क्या वहाँ पे आपकी आंखें नहीं खुलती? ये जो इजाफा है जो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन में किया है, उनके पेंशन में किया है या सैलरीज में किया है, वो कोई इजाफा नहीं है। आप ये देखें कि अपनी तनख्वाहों में 500% इजाफा
और गरीब को देने के लिए वो कहते हैं जी ये भी आप शुक्र अदा करें कि हमने आपकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। 10% तनख्वाह में इजाफा करना या 7% पेंशन में इजाफा करना, ये टोटली जो है ना गरीब के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। अपने लिए 500% इंक्रीज़ कर दिया। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट का बजट देख ले, 72 करोड़ से 96 करोड़ रुपये कर दिया। तमाम जितने भी आप इनके वज़ीर देख लें, सूबाई वज़ीर देख लें, मिनिस्टर देख लें, MPA देख लें, MNA, सब की तनख्वाह इन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपया कर दी, जो कम से कम 2-2, 250-250 इजाफा है। तो गरीब के लिए इन्होंने सिर्फ 5%, 10% रखी तनख्वाह। और सबसे बड़ा जुल्म जो इन्होंने किया कि पेंशनर, जब कोई बंदा सरकारी मुलाजिम होता है वो फोत हो जाता है तो उसकी बीवी को जो है ना लाइफ टाइम उसकी पेंशन मिलती है। इन्होंने ये इतना ज़ालिमाना फ़ैसला किया कि सिर्फ 10 साल तक अगर बंदे की जो वफ़ात है उस वफ़ात के 10 साल तक ही पेंशन मिलेगी, यानी कि 10 साल के बाद वो जो ख़वातीन है या औरत है तो उसको नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगी? वो मांगेगी, चोरियाँ करेगी, वो क्या करेंगे? यानी कि इतना इन्होंने ज़ालिमाना फ़ैसला ये किया पेंशनर के साथ। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइएगा कि इस बजट के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि ये बजट तारीख का बड़ा ही बदतरीन बजट है। एनालिस्ट इसके ऊपर बात कर रही हैं, पाकिस्तानी आवाम बात करी है। तो आप मुझे बताइएगा कि इस बजट में गरीब शख्स जो है, गरीब पाकिस्तानी जो है, उसको किस तरह चूना लगाया गया है, चाहे वो टैक्सीज़ की सूरत में हो या चाहे फिर वो गाड़ी ख़रीदने की सूरत में हो या कोई भी, मतलब कि चूना कैसे लगाया गया है? देखिए, चूना तो हमेशा ही, जब से ये गवर्नमेंट नून लीग की है ना, ये गरीब आवाम के लिए बनी नहीं है। ये बनी है एलीट क्लास के लिए, सुपर एलीट क्लास के लिए। माज़रे के साथ मुझे ये कहने दे, ये जो बजट बना है ना, ये एलीट से सुपर एलीट क्लास के लिए बना है। गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए इसलिए कुछ नहीं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में सबसे छोटी गाड़ी वो आल्टो है, बिल्कुल 660 सीट। अब उसके ऊपर इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है, जिसकी प्राइस में 2 लाख से 2.5 लाख इजाफा होगा। और जो मीर गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लैंड क्रूजर, प्राडो, उसकी जो कीमत है उसमें 2 से 3 मिलियन इन्होंने कमी कर दी है। अच्छा, उसमें कमी कर दी है और छोटी गाड़ी में इजाफा कर दिया, ताकि जो गरीब है वो जो बेचारा मजदूरी करके अपनी कोई सेविंग करके जो गाड़ी ले सकता था वो भी ना ले, ताकि वो गरीब से गरीब होता जाए और जो मीर है वो मीर से मीर होता रहे, ताकि जो गरीब है उसको इस मुल्क में जो जीने का। लेकिन यहाँ पे आपको एक सहूलत तो मिली है कि आप पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, जिस पे पहले पाबंदी थी। सर इंपोर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब तो नहीं करेगा ना, वो तो मीर के लिए बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी है। छोटी जो गरीब की थी वो तो यही है, वो भी सबसे कम 3 मिलियन की है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा। आपको पता है जो आल्टो गाड़ी है इसके ऊपर पहले गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है? 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है 30 लाख में से। ठीक है, आप अंदाज़ा कर लें 13 असल उसकी अगर आप टैक्सी निकाल दें तो सिर्फ उसकी जो जनरल कॉस्ट आती है ना वो सिर्फ 15 से 16 लाख रुपया है। ठीक है शेख साहब, इस वक्त ये भी डिस्कस किया जा रहा है फाइलर नॉन फाइलर के लिए। एक तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि व्हाट इज़ द फाइलर नॉन फाइलर। मुझे तो पता, बहुत से हम पाकिस्तानी वो नहीं जानते और वो कहते हैं कि यार नॉन फाइलर, हमारे ऊपर पता नहीं कौन सी क़यामत टूटने वाली है, बड़ी इसके ऊपर मीम्स भी बन रही है नॉन फाइलर के हवाले से। तो थोड़ा सा ये बता दें कि फाइलर नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है। फाइलर जो बेसिकली बाकी जितने भी मुल्क है ना उनमें आप देखें, यूरोप में किसी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उसमें बंदा फाइलर ही होता है, नॉन फाइलर का कॉलम नहीं होता। पाकिस्तान में नॉन फाइलर का कॉलम भी होता है। अच्छा, जो हाँ जी, बाहर की कंट्रीज़ में आपने फाइलर ही है, आपने सभी ने टैक्स देना ही देना है, चाहे डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली दे। ठीक है, पाकिस्तान में जो फाइलर है उसने तो जो टैक्स है वो देना ही देना है, और नॉन फाइलर भी टैक्स। अच्छा, जो फाइलर है मतलब कि उसने 2 तरह से देना है और नॉन फाइलर ने सिर्फ एक तरह से देना है। 2 तरह से इस तरह देना, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स उसने देना, मतलब आपने घर की कोई चीज़ खरीदी, मोबाइल खरीदा, घर की कोई ग्रोसरी आपने परचेज की, कोई इलेक्ट्रिशियन आपने काम किया, कोई भी आपने चीज़ की उसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, वो फाइलर भी दे रहा है, नॉन फाइलर भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो फाइलर है वो साल में जितनी उसने इनकम जमा की होती है उसके मुताबिक वो हर साल जून जुलाई से पहले अपनी रिटर्न जमा करवाता है, उसके ऊपर भी उसने टैक्स देना होता है। और जो नॉन फाइलर है वो भी टैक्स दे रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। तो अब इन्होंने जो नॉन फाइलर के लिए इतनी जगह तंग कर दी है, क्योंकि वो टैक्स वो पहले भी दे रहा है, लेकिन इन्होंने नॉन फाइलर के लिए इतनी तंग जगह कर दी है कि ना वो प्रॉपर्टी ले सकेगा, ना वो गाड़ी ले सकेगा, इवन द बैंकिंग में वो अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेगा। अच्छा, तो दिन ब दिन नॉन जो हैं अपने फाइलर उनके लिए मुश्किलात में इन्होंने फर्दर इजाफा। शेख साहब, आपके पास अगर कोई नॉन फाइलर आ जाता है तो आप एज अ बैंक मैनेजर उसको किस तरह देखेंगे? यार अभी तो नॉन फाइलर की इंस्ट्रक्शन आई है कि इन्होंने बजट में ये तजवीज़ रखी है
तो जाहिर बात है जब ये पार्ट ऑफ आपकी इकोनॉमी बन जाएगा, पार्ट ऑफ आपका ये इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा, तो जाहिर बात है बैंक भी उसके तहत मजबूर हैं, जो हमें पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने देनी है। बदकिस्मती से हम उस निज़ाम में रहते हैं जिसमें हम एहतजाज भी करें तो हमारे खिलाफ ही FIR होनी है। अच्छा, तो मजबूरी है। यहाँ पर बताइएगा कि ATM से रकम निकलवाने वालों के लिए क्या ख़तरे की घंटी बजने वाली? यार ATM से जो नॉन फाइलर्स है उन्होंने इनके ऊपर पहले टैक्स है 0.6%, यानी कि जो नॉन फाइलर होता था बैंक से अगर ₹1,00,000 लेता था तो ₹600 टैक्स होता था, ATM से भी लेता था तो ₹600 होता था। अब उस टैक्स को उन्होंने इस बजट में जो तजावीज़ दी है उसको 1.2 कर दिया है, यानी कि लाख के ऊपर ₹1,200 देना पड़ेगा। मतलब आप ₹1,00,000 अपने बैंक में रखें, जब आप निकलवाएंगे तो उसमें से आप वो ₹1,200 जनाब गवर्नमेंट के पास जाएगा और बाकी पैसे जो आपको मिलेंगे। ठीक है, सोलर प्लेट्स पर तकरीबन 18% तक इजाफा किया गया, इस इजाफे के बारे में क्या कहते हैं? ये देखें, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है हमारे, उसका नाम नहीं हम लेना चाहते, ठीक है, उन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ये जो सोलर प्लेट बाहर से इंपोर्ट करवाई, सस्ते दामों के ऊपर करवाई। आपने देखा होगा 3-4 पहले बिल्कुल इसकी वैल्यू ज़ीरो उन्होंने कर दी थी, बहुत जो था ना इसकी प्राइसेस डिक्रीज कर दी ताकि अवाम इस कस्टमर में होगी थी कि उसको और डिक्रीज होना है, लेकिन अब इन्होंने सस्ती मंगवा कर उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। चलें ठीक है। अच्छा शेख साहब, अब हम आते हैं अपने तकरीबन जिस पे हमने मुकम्मल वीडियो बनानी है टॉपिक की जानिब कि ऑनलाइन बैंकिंग में फ़्रॉड किस तरह होता है। ऑनलाइन बैंकिंग में फ़्रॉड इस तरह होता है, आजकल जितने भी फ्रॉड हो गए हैं ना वो सारे डाटाबेस के ऊपर हो गए हैं। आजकल बैंक डिजिटाइज हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। जब कोई चीज़ डिजिटल की तरफ जाती है ना तो उसमें फ्रॉड और जो है ना करप्शन जो है वो अब सिस्टमेटिक हो जाती है। कोई भी चीज़ होगी जब वो डिजिटल होगी तो उसमें डिजिटल तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, पहले होता था आपने किसी बंदे से पैसे छीन लिए, रास्ते में जाते हुए किसी छीन लिए। अब जब आप डिजिटल बैंक हो गया, यानी कि अब आपके पास मोबाइल ऐप की सहूलत मौजूद है, इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत मौजूद है, यहाँ से ही आपने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है, किसी को आपने पेमेंट करनी है, जो भी चीज़ें करनी है आप आपने ऑनलाइन के ज़रिए करनी है। अब जब फ्रॉड होना है वो भी ऑनलाइन के ज़रिए होना है, यानी कि डाटा बेस, यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो डाटा है वो हैकर्स के पास चला जाता है। ठीक है, अब हैकर्स के पास जब आपका डाटा जाता है मोस्टली वो उन लोगों को चीट करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, देहात के लोग हो गए या अपर मिडिल क्लास लोग हो गए जिनको इतना ज़्यादा बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है या बैंकिंग का वो सिस्टम नहीं जानते। वो क्या करेंगे कि बैंक की जो हेल्पलाइन है उससे मिलता जुलता एक नंबर से कॉल करेंगे कस्टमर को, सारिफ को, और उनको ये कॉल करके ये बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उसका डाटा पहले ही हैक कर लिया होता है। ठीक है, डाटा हैक करने से आपके जो पैसे नहीं निकलते जब तक आपने कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको प्रोवाइड ना कर दें। वो आपको बैंक से मिलते जुलते नंबर से कॉल करेंगे और कॉल करके आपको ये है कहेंगे कि जी आपका अकाउंट बंद करने लगे हैं। ठीक है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, अगर आपने इसको एक्टिव रखना है तो आपको ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, या आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा, या आप इस तरह की उनसे बातें करेंगे। और जो कस्टमर होता है वो ये चाहता है कि यार मैं बैंक में जाऊंगा, टाइम लगेगा, और बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है। बेसिकली वो हेल्पलाइन से कॉल नहीं आ रही होती थी, उन्होंने एक आधा डिजिट जो है ना ऊपर नीचे किया होगा। अच्छा। और बैंकिंग में आप देखें ये स्टेट बैंक की भी पॉलिसी है, बैंकों की भी पॉलिसी है कि कभी भी बैंक आपको अपनी हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता, ये कभी भी बैंक। अच्छा, ये आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हैं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए उनको बता रहे हैं कि कभी भी बैंक जो है वो आपको बैक कॉल नहीं करेगा हमेशा। मतलब सबसे बड़ा जो इससे बचने का तरीका यही है कि बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, बल्कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी देन आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा जब आप उससे पूछना चाहेंगे। यही इसका आसान हल है, हेल्पलाइन के नंबर से। हेल्पलाइन जो हर बैंक का हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी बैंक आपको उससे कॉल बैक नहीं करता। बैंक आपसे डाटा क्यों लेगा? बैंक के पास तो पहले ही आपका डाटा मौजूद है। बिल्कुल ठीक है ना। बैंक आपको हेल्पलाइन से कॉल करके क्यों कहेगा जी आप हमें अपना ID कार्ड बता दें, आप हमें अपना अकाउंट नंबर बता दें, या आप हमें अपना पासवर्ड। बैंक के पास तो ऑलरेडी सारा डाटा मौजूद होता है, तो बैंक कभी भी अपने ऑफिशियल नंबर से कॉल करके कस्टमर को ये नहीं बताता। वो उनसे मिलते जुलते नंबरों से कॉल करेंगे, एक आधे डिजिट का फ़र्क होगा, तो कस्टमर जो है अपना जो डाटा है वो जल्दी में जो हैकर है उनको दे देगा। फिर वो हैकर कहेगा जी आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर एक पासवर्ड आया होता है, वो पासवर्ड बेसिकली OTP होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन में
या तो आपके ईमेल एड्रेस पे आता है या मोबाइल पे आता है। अगर वो पासवर्ड या ओटीपी आप किसी पर्सन को दे देते हैं जिसके पास आपके पास सारा डाटा है, तो फिर वो उस ओटीपी को उस अपने लिंक्स में जाकर उस ओटीपी का जो नंबर होएगा उसको लगाएगा और वहाँ से फिर वो इजीली आपका डाटा जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में, इस तरह आपके पैसे को रोटेट कर देगा। अच्छा शेख साहब, हालिया रिपोर्ट्स में बहुत ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि सार्फिन के बैंक अकाउंट से या तो रकम की मुंतकिली की जाती है या फिर उनकी रकम को इस्तेमाल किया जाता है, और गुज़िश्ता कई दिनों से हमें ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। तो उस हवाले से आप बताइएगा कि ये बैंकों के अंदर पड़ा हुआ पैसा गायब कैसे होता है? यार जब तक बैंकों से पड़ा हुआ पैसा तब तक दो तरीके होते हैं, या तो बैंक के सिस्टम को हैक कर लिया जाए, कोई बहुत बड़ा स्कैमर आए उसने बैंक का डाटा आपका उसको सारे डाटे को हैक कर लिया, वहाँ से कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले ली, बैंकों के अकाउंट से पैसे निकाल दिए, निकाल के उसने दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्रीज़ में उसने ट्रांसफ़र कर दिए। इस सिलसिले में कस्टमर को लॉस नहीं होता क्योंकि वो बैंक का सिस्टम हैक हुआ है, बैंक के सिस्टम के ऊपर हैकर्स ने हमला किया है, तो वो जितनी अमाउंट आपकी बैंक में पड़ी होती है, बैंक उस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है कि वो उतनी अमाउंट आपको पे करेगा, क्योंकि उसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर की कोई उसमें नाअहली नहीं है। अच्छा, अभी तक बहुत से ऐसे कंज्यूमर हैं जिनको अभी तक उनकी पेमेंट्स रिटर्न नहीं मिली, तो आपकी वीडियोस के तवस्सुल से अगर वो अपने बैंक के ऊपर वो अगर दावा करना चाहें, वो कहना चाहें कि हमें अपनी रकम वापस चाहिए या अभी तक उनको नहीं मिली, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, समटाइम ऐसा होता है क्योंकि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे होता है जो खुद ही रकम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा। करने के बाद फ़र्ज़ करें मैंने आपसे कुछ पैसे लेने देने हैं, कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है, ऑनलाइन चीज़ मंगवाने के बाद मैंने आपको पेमेंट करनी, पेमेंट मैंने आपको कर दी। अब जब मेरे पास वो चीज़ आई, वो चीज़ वैसी नहीं निकली या ठीक नहीं निकली या मेरा मर्चेंट के साथ कोई क्लैश हो गया, अब वो जान के हेल्पलाइन पर कॉल करेगा कि जी मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, ये हो गया, फलां हो गया, ठीक हो गया। अब ये है कि जो कस्टमर, एक तो ये हो गया चीज़ कि जब कस्टमर के अकाउंट से पैसे कस्टमर ने खुद किसी को भेजने के बाद कस्टमर ने खुद ही हेल्पलाइन पर कॉल कर दी कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एक कस्टमर वो होता है जिसका साथ एक्चुअल फ्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना किसी को डाटा दे देता है और डाटा देने के बाद उसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। फिर बैंक के पास जब रिकॉर्ड आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, तो फिर बैंक को थोड़ा सा टाइम लगता है ये जजमेंट करने में। अपने फाइनेंशियल जो उन्होंने एक्सपर्ट बताए होते हैं, जो फ्रॉड और मैनेजमेंट की टीम बैठाई होती है, वो ये जज करती है कि वाकई जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर कह रहा है कि वो बात ठीक कर रहा है कि इसने कहीं खुद ट्रांजैक्शन तो नहीं कर दी और बाद में ये हेल्पलाइन पर कॉल कर रहा है, और दूसरे वे में कि वाकई जनरल, फिर इसके ऊपर एक कमेटी बैठती है, वो 45 डेज में जजमेंट करती है कस्टमर के बिहेवियर से, इसकी ट्रांजैक्शन से, इसके मोबाइल के OTP से, कि ये वाकई जो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है बैंक के साथ, खुद ही अपना कोई ज़ातियात का मसला बैंक के ऊपर, तो इसके ऊपर फिर 45 डेज लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो फैसला आता है, बैंक हमेशा जो फैसला वो सारे सर्कमस्टांसिस देखकर करता है, और 99.99 जो फैसले होते हैं बैंक के वो ठीक होते हैं। इसलिए थोड़ा सा जाल पचाल करने में, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करने में टाइम लग जाता है कि कस्टमर का अकाउंट में अगर वो जेन्युइन पैसे हैं तो निकलें तो आ जाएंगे, नहीं तो कस्टमर उसको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि अभी बैंकिंग निज़ाम काफ़ी ज़्यादा सिस्टम हमें चेंज देखने को मिल रहा है, टैक्सेस में इजाफा हुआ है, तो अभी गरीब के लिए बैंक में क्या रखा है, क्या कहेंगे? आने वाला दौर जो है गरीब के लिए कितना बेनिफिशियल है बैंकिंग के हवाले से? अच्छा, बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग भी जस्ट लाइक अ बिजनेस बन गए, ठीक है। बैंकिंग जो है गरीब के लिए तो वैसे इस मुल्क में कुछ नहीं रखा गया, और हम भी बैंकर हैं और हम भी इस निज़ाम का हिस्सा हैं। बैंकिंग में गरीब के लिए ये है कि सिर्फ उसका अकाउंट ही सिंपली ओपन हो सकता है, कोई फैसिलिटीज़ वो अवेल नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे कोई ऑटो फाइनेंस हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे टैक्सेस की भरमार है, वो अब जायज़ कैश और इजी पैसा तक महदूद रहेंगे शायद। यार असल में बैंकिंग है, देखिए बैंक एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। बैंक का पर्पस भी जो सर्व तो करना है, लेकिन उसका अक्सर मकसद पैसे कमाना है। प्राइवेट इदारे है ना बैंकिंग, बेसिकली सिर्फ आपका नेशनल बैंक होगा जो सरकारी है, बाकी सारे इदारे प्राइवेट हो गए हुए, बड़े बड़े सेठों ने बैंकों को परचेज कर लिया हुआ है। उनका मकसद यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट जो है वो अच्छा जो बंदा आपको डिपॉजिट देगा, जो मालदार बंदा होगा, बैंक उसी से प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो बैंक
कि ने जब अच्छा कस्टमर होएगा, बैंक को अच्छा प्रॉफिट देगा, तो बैंक उसकी बात भी सुनेगा, उसको फैसिलिटियाँ भी देगा। एक नॉर्मल कस्टमर है, उसने अकाउंट ओपन करवा लिया है, लेकिन उसको बैंक बड़ी माज़ा के साथ कहते तो हम यही है कि उसको भी सर्विस मिलेगी, लेकिन इन इफेक्ट जिसके पैसे होते हैं उसको मैनेजर भी सर्विस देता है, बैंक भी सर्विस देता है, क्योंकि वो बैंक की कमाई का बेसिकली ज़रिया बन रहा होता है। और दूसरा जो कस्टमर होता है जो नॉर्मल है, जिसने 2, 4, 5 हज़ार से अकाउंट खोल रहा है, उसको बैंक उस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड। अच्छा, अब शेख साहब हम चलते हैं कि हमें मुख्तलिफ बैंकों की डिफरेंट ब्रांचेस के बाहर लिखा हुआ मिलता है कि इस्लामिक बैंक। तो आज से पूछना चाहेंगे आपसे कि इस्लामिक बैंक एंड कन्वेंशनल बैंक में ख़ास फ़र्क है क्या? कंज्यूमर अपना अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाए तो उसको फ़ायदा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो आपने अक्सर ये सवाल किया मुझसे, पहले भी आपने पॉडकास्ट से पहले भी ये सवाल किया कि इसमें क्या फ़र्क है। सिर्फ आप कहते हैं जी बोर्ड चेंज हो जाता है, वहाँ पर लिख जाता है जी इस्लामिक बैंक हो गया, स्टाफ भी वही बैठा होता है, अमला भी वही बैठा होता है, सारे लोग वही बैठे होते हैं, तो फ़र्क क्या है? किसी को सलाम का नाम देने के या बोर्ड चेंज करने के ऊपर तो वो इस्लामिक नहीं हो सकता, काम तो वो सेम करते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूँगा, अगर आप चला सकें अपने नाज़रीन के लिए तो ज़रूर। कोई भी बंदा है, जो काम हम इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक करेंगे वो हलाल है, जो हम इस्लामी और शरई असूलों के ख़िलाफ़ करेंगे वो हराम है। ऐसा ही है। बिल्कुल। एक बंदा, कोई भी बंदा है, चाहे मैं हूँ, मेरा किसी ख़वातीन के साथ अफेयर है, तल्लुक़ है, मेरा उसके साथ तल्लुक़ है, अगर मैं उससे बग़ैर निकाह के मिलूँगा तो वो हराम है ना। ठीक है। अगर वही काम मैं निकाह करके शरई असूलों के मुताबिक करूँगा, काम वही कर रहा हूँ, बिल्कुल, अब ये काम मैं शरई असूलों के मुताबिक कर रहा हूँ तो ये हलाल हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह बैंकिंग अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक करेंगे तो वो हलाल है, गैर इस्लामी असूलों के मुताबिक करेंगे तो वो हराम है। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये शरई असूलों के मुताबिक। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस्लामी कवानीन के तहत या इस्लामी असूलों के तहत जो शराइत में है, शरीयत हमारी जो कहती है, उसके हवाले से वो बैंक कौन सा है और कैसे हम जजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल यही। उसमें ये होता है कि अब हर बैंकिंग ने अपने कुछ जो ब्रांचेस हैं या कुछ न्यू ओपन कर रहा है या कुछ को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर रहा है। जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें जब भी कोई बैंक अपना कस्टमर से डिपॉजिट लेता है तो उसको किसी जगह इन्वेस्ट करता है ना, इन्वेस्ट करने से पहले हर बैंक ने अपना शरिया बोर्ड का एक स्कॉलर बैठाए होते हैं, जिसमें 3 किसी बैंक में मेंबर्स होते हैं, किसी में 5 होते हैं। अच्छा शेख साहब, हम बात करें इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकों के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा बैंक है जो शरीयत के असूलों के तहत अपनी सर्विसेज दे रहा है? अच्छा, अब तो हर बैंक ने ना अपनी जो ब्रांचेस है ना, कुछ हिस्सा जो ब्रांचेस का वो उन्होंने इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया है, और इस्लामिक ब्रांचेस में जब कन्वर्ट कर दिया है तो तकरीबन सारे बैंकों ने अपनी इस्लामिक ब्रांचेस शुरू कर दी है। ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग का तरीकाकार ये होता है, जो कस्टमर से हम पैसे लेते हैं उसको जो हर बैंक का शरिया बोर्ड होता है ना, वो शरिया बोर्ड अप्रूवल देता है, फिर कस्टमर के जो पैसे होते हैं उन पैसों को एक पूल्स में लगाया जाता है। अब पूल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं, उसके लिए बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे होते हैं। वो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होते हैं वो फिर मौलाना साहब को या जो शरिया बोर्ड है उनको बताते हैं, फिर वो उसको देखते हैं कि ये जो बिज़नेस है या यहाँ से जो इनकम जनरेट होनी है वो क्या इस्लाम हमें उसकी इजाज़त देता है, वो क्या शरिया बोर्ड हमें उसकी इजाज़त देता है, वो उसके मुताबिक फिर इसको एनालाइज करते हैं। उसके मुताबिक जो कस्टमर के पैसे उसमें उस पूल्स में वो पार्क करते हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो आधा कस्टमर को बैंक अपनी सर्विस के चार्जेस काट लेता है। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है एक रेशो के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट कस्टमर को और बैंक आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये होता है इस्लामिक बैंकिंग में कस्टमर को प्रॉफिट किस तरह मिलता है। लेकिन इसके बरक्स आप कन्वेंशनल बैंकिंग में देखें, कन्वेंशनल बैंकिंग में जो बैंक काम इस तरह करता है कि जो फिक्स अमाउंट के ऊपर कस्टमर से पैसे लेता है, कम शरिया सूद के ऊपर पैसे लेता है, ठीक है, आगे ज़्यादा शरिया सूद के ऊपर, ज़्यादा सूद के ऊपर कस्टमर को वो दे देता है, फंड कर देता है, ठीक, कम लेना और ज़्यादा के ऊपर दे देता है फिक्स अमाउंट के ऊपर। उसका जो प्रॉफिट होता है, उससे जो इनकम आती है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है, और वो सूद है, इस्लाम में रिबा है, हराम है। जो आपने फ़िक्स अमाउंट किसी के साथ तय कर ली और फिक्स अमाउंट से ही आपने प्रॉफिट जनरेट करके दिया, वो आपका रिबा में आता है, वो सूद है, वो हराम है। कन्वेंशनल बैंक इस तरह काम करते हैं, और इस्लामिक बैंक ये होता है वो शरिया जो असूल है उसके मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी बड़ा सवाल उठाया जाता है, अगर
आपको थोड़ा सा ये अजीब सा फील हो कि कहा जाता है कि जो बैंक के अंदर जॉब करता है उसकी जो सैलरी होती है वो जी हलाल नहीं होती, तो इसके बारे में आपको भी अक्सर लोग कहते होंगे, तो क्या कहते हैं आप? अच्छा, बैंक की जो सैलरी है ना, बेसिकली इसके ऊपर पहले बड़े फतवात आ चुके हैं। ये तब होता था जब आपके बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट्स होते थे। ठीक है, ठीक है, सेविंग अकाउंट होते थे। सेविंग अकाउंट ये होते थे कि कस्टमर से वही फिक्स अमाउंट से पैसे लेने, फिक्स अमाउंट पे दे दिए। अब बैंकिंग में करंट अकाउंट आ गया। करंट अकाउंट के ऊपर ना बैंक प्रॉफिट लेता है ना देता है, जस्ट वो सर्विस प्रोवाइड करता है और सर्विस के चार्जेस लेता है। अब जब सर्विस के चार्जेस बैंक आपसे ले रहा है तो वो हराम में नहीं आता। सेविंग में पहले ये होता था कि फिक्स के ऊपर देते थे और फिक्स के ऊपर ही लेते थे पैसे। जब से ये करंट अकाउंट आ गया है, फाइनेंसिंग आ गई है, तो उसके बाद जो है इसमें बहुत सारी लचक आ गई है और इसके ऊपर बहुत सारे फतवे भी आ गए हैं कि जी अब ये जो है पेशा हलाल है। पहले भी हलाल था, लेकिन पहले लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से अब बहुत सारे उलमा ने, शरीयत ने इसको अलाउ कर दी, मतलब आपके लिए काम आसान कर दिया। आसान कर दिया। चलें ठीक है। अच्छा शेख साहब, यहाँ पे मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली हमें एक ऐसा बयान गवर्नमेंट की जानिब से सुनने को मिला है कि जहाँ पे वो कह रहे थे कि 2030 तक पाकिस्तान के अंदर सूद का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। आपका ताल्लुक़ फ़िनांस से है और गुज़िश्ता कई सालों से आप बैंकिंग के साथ वाबस्ता हैं, आप समझते हैं कि 2030 तक पाकिस्तान में सूद का निज़ाम ख़त्म होने वाला है? देखिए, ये जो बयान था ना, ये वज़ीर अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने दिया था। देखिए, एक मुल्क जो IMF के लोन के कर्ज़ों तले दबा हुआ है, बिल्कुल, और 2050 तक, टू बी वेरी फ्रैंक, जितने अच्छा। मर्जी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बता लें, अच्छा, 2050 तक आप IMF से जान नहीं छुड़ा सकते। जब IMF काम ही यही करता है कि जो गरीब ममालिक हमारे जैसे होते हैं उनको लोन देता है, लोन के बाद उसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आइंदा 2-3 सालों में 2030 तक आप इस सूद से जान छुड़ा लें? ये पॉसिबल ही नहीं। मतलब आप यहाँ पे ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी आवाम को ये सूद के खात्मे के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है? यस, 100% लॉलीपॉप। कंफर्म है? ये कंफर्म है। इंशाल्लाह अगर हम 2030 में भी जिंदा रहे, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, तो 2030 में भी हम यही कर रहे होंगे कि 2007 तक ये ख़त्म नहीं हो सकता। फिर थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, यही हाँ, है? यही है। तो इसमें के ऊपर तो हमारे उलमा इकराम ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है और इसका नुकसान क्या है? अच्छा, पहले तो हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है, पॉपुलेशन है, आबादी है, तकरीबन 65 से 70% वो गांव में रहती है। ठीक है, मोस्टली लोग अभी भी ये समझते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम है। अभी तक लोगों को ये समझ नहीं लगी डेबिट कार्ड क्या होता है, किन लोगों को मिलता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, किन लोगों। डेबिट कार्ड वो चीज़ होती है, डेबिट का मतलब है निकलवाना, डेबिट करना। डेबिट कार्ड वो चीज़ होती है कि जितने आपके बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है जिसको कहते हैं डेबिट कार्ड। ओके। ठीक है, डेबिट कार्ड वो चीज़ होती है कि जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आप उतने पैसे किसी भी बैंक की मशीन से उसको यूज़ करके निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं डेबिट कार्ड। और वो इजीली जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको दे देता है। बैंक उसके ऊपर सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेता है, जो उसकी एनुअल फीस होती है वो लेता है, और बैंक आपको उसके एवज आपको आपका डेबिट कार्ड इशू कर देता है। उसमें आपके अकाउंट में 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, बैंक का उसको कोई नहीं होता, वो बैंक अपने सर्विस चार्ज। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है या तो जिनका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, या सैलरी पर्सन हो, और उनकी कोई सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इनकम हो, और उनके अकाउंट में, अगर वो बिजनेसमैन है तो कम से कम 1 साल तक उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आए, अगर वो सैलरी पर्सन है तो 6 माह तक उसके अकाउंट में सैलरीज आए। उसमें ये होता है कि जितनी आपकी, फर्ज करें आप सैलरी पर्सन है, अगर आपकी लाख सैलरीज है तो मोस्टली बैंक ये करते हैं आपको उसका 3 गुना परसेंटेज, यानी कि 3 लाख तक आपको क्रेडिट दे देते हैं। उसमें आपके पैसे नहीं भी हैं, आप उस 3 लाख के क्रेडिट को यूज़ कर देते हैं 45 डेज तक। 45 डेज तक आपने वो जो पैसे हैं बैंक को एज अ क्रेडिट जो आपने लिए होते हैं, जो बैंक ने आपको फैसिलिटी दी होती है, आपने बैंक को वापस करते हैं। और इसका फ़ायदा यह है कि बहुत सारी आउटलेट्स हैं जो हर बैंक के साथ, जैसे आपके PC, अवारी बिल्कुल ऐसे ही, तो आप उनका बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है, वो स्टाफ को, वो कस्टमर को थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाती है, डिस्काउंट रेट मिल जाते हैं, क्योंकि बैंक का उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाता है। इसमें कस्टमर का फ़ायदा है। और इसमें लॉस ये है कि जब आपने 45 डेज़ के बाद जो रकम जो आपने बैंक से लोन लिया, क्रेडिट लिया हुआ है, आप उसको जमा नहीं करवाते तो पर डे के हिसाब से आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तकरीबन वो 1000 मिनिमम
1000 मिनिमम। अच्छा, हाँ वो आपको हर रोज़ की हर रोज़ की लगती है। अगर मतलब कि वो यूं ही समझ ले कि सूद ही है वो। नहीं, वो उसमें भी ये है कि जो इस्लामिक बैंक है वो उसको कहते हैं कि जो हम उससे कस्टमर से जो पैसे लेते हैं ना, उसको एक अकाउंट होता है चैरिटी अकाउंट, जो हर इस्लामिक बैंक ने खोला होता है। उस चैरिटी अकाउंट में वो पैसे जमा करते हैं, फिर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे शौकत खानम हो गया, डिफरेंट हो गया, उन लोगों को दे देते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक होता है उसको वो अपनी जो प्रॉफिट की बुक्स होती हैं ना, जो कस्टमर से उन्होंने सूद की मद में पैसे लिए होते हैं, वो उसको अपनी प्रॉफिट में लेते हैं। ठीक है। अच्छा शेख साहब, थोड़ी सी ये मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे होते हैं या इस तरह जैसे और भी कई निज़ाम जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, मतलब इस तरह की रकम देने के गरीब लोगों को, क्या वो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है या फिर ये बैंक दे रहे हैं? और इसमें या अभी जो बजट आया या IMF ने ये मुतालबा किया है कि आप उसमें इंक्रीज़ करें उन पैसों को, तो ये मामला क्या, IMF क्यों कह रहा है और ये गवर्नमेंट देती है या बैंक देते हैं? बस ये असल में सबसे जो अहम सवाल है आपने अभी किया। अब देखें इस साल जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है ना, उसके लिए कितने पैसे रखे हैं आपके होश हो? 750 अरब रुपया। 750 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में रखा है। अच्छा। और आपको पता है सेहत के लिए कितने पैसे रखे हैं? 86 अरब रुपया। तालीम के लिए 74 अरब रुपया। सिर्फ तालीम के लिए 74 अरब और सेहत के लिए 86 अरब और खैरात के लिए, मतलब कि हमने लाइनों में लगाने के लिए अपनी ख़वातीन को, अपने वो एक साइकी है बुजुर्गों को, एक जो हमारे अमीर और अलीट हुक्मरान है ना इस मुल्क में, वो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो हमेशा गरीब रहे, हमारी अमदाद के साथ चले, ये रिचनेस की तरफ ना आ जाए। क्योंकि अगर ये पल जाएंगे, हम इनकी तलीम के ऊपर, सेहत के ऊपर पैसे लगा देंगे तो इनका तो कारोबार बंद हो जाएगा ना। बेसिकली अब जो पॉलिटिक्स है वो भी एक बिज़नेस है, ठीक है। अब ये बिज़नेस करते हैं जो ये कैसे अवाम को सेहत और तलीम की सहूलत देंगे, क्योंकि इनका मेन पर्पज़ है अवाम को भिखारी बनाना। जब आप कहेंगे जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से हमें पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे जी पीपल्स पार्टी हमें पैसे दे रही है। पीपल्स पार्टी पैसे नहीं दे रही है, बेसिकली आप पैसे दे रहे हैं, मैं पैसे दे रहा हूं, गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, मतलब ये कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। पैसे गरीब से टैक्स लेके अपने बंदों को फैसिलिटेट करके कोई प्रोग्राम, जैसे इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड कर दिया। अब ये जितने भी पैसे एलोकेट हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? ये जो पैसे एलोकेट है ये बजट से एलोकेट हुए हैं ना। बजट कहाँ से आता है? टैक्सेस से। टैक्सेस कौन देते हैं? वो आप और मेरे जैसे गरीब अवाम देती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई इस तरह का जो निज़ाम नहीं लाना चाहिए था कि अगर इन्हीं ख़वातीन को कोई सिलाई मशीनें दी जाती या इन्हीं ख़वातीन को कोई इस तरह की हेल्प की जाती, वो घर के अंदर बैठ कर अपना रोज़गार कमाती। अच्छा, इस सवाल का जवाब पिछले सवाल के साथ लिंक है। अगर इनको हुनर सिखाया जाता, ये हुनरमंद हो जाती, मुल्क तरक्की कर जाता, उनमें शऊर आ जाता, तो इनका फिर कारोबार बंद हो जाना था, इनका बिजनेस बंद हो जाना था। तो इसलिए इनकी ये एक आलमी साजिश भी होती है कि जो आपके मुल्क के जो गरीब लोग हैं इनको और गरीब करें ताकि वो आपके रहमो करम के आ जाए, और जो अमीर लोग हैं उनको अमीर कर दिया जाए। मुतवस्सित तबका जो है वो ऐसे ही रहे। मुतवस्सित तबके को ये टैक्स इतने लगा देते हैं कि आप देखें हर साल जो मिडिल क्लास तबका है ना वो गरीब हो रहा है, वो अमीर नहीं हो रहा। ये एक प्लानिंग के तहत होता है। और मैं आपको बताऊँ इस दफ़ा जो हुकूमत ने, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने अवाम में जो किसान है ना उसके ऊपर जो जुल्म किया, आपकी सोच है, उनकी फसलें, उनकी मकई की, कपास, मक्की की, सारी जितनी भी फसलें हैं ना, गंदम की, सारी तबाह करती हैं। वो तबाह क्यों करते हैं? वो इसलिए तबाह करते हैं किसानों को जब जो उन्होंने एक्सपेंस किए होते हैं उनका रेट भी नहीं देते। जब उनको रेट नहीं देते, जो छोटा किसान होता है वो मजबूर हो जाता है, वो अपनी फसलों को, अपने ज़राअत को बंद करता है, वो शहरों की तरफ आ जाता है। जब वो शहरों में आता है तो जो हमारे अमीर जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको अपनी फैक्ट्रियों में वो जॉब पे रखते हैं ताकि जो सरमायादार है, जो अमीर बंदा है, उसकी फैक्ट्रियों में उसको कम और सस्ती लेबर मिल जाए, और जो गरीब है उसका इस मुल्क से वैसे। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, जाते अपने मेन क्वेश्चंस की जाने। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और बैंकों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन ये। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी का तो मतलब पैसा है। लॉन्ड्रिंग क्या होती है? लॉन्ड्रिंग आपने सुना, अगर किसी भी दुकान में जाते हैं लिखा होता है लॉन्ड्रिंग। आप कपड़े वाले किसी दुकान पर प्रेस करवाने के लिए, वॉश करवाने के लिए जाए ना, आपने सुना होगा लॉन्ड्रिंग, कभी आपने लफ्ज़ सुना? मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं कि पैसे को, बैंकिंग की मैं बात करूँगा, मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करना।
मनी को धोना, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है वॉश करना, धोना, यानी कि आपने ब्लैक पैसे को वाइट पैसे में कन्वर्ट करना है। आप सवाल ये कि ब्लैक पैसा क्या होता है? ब्लैक पैसा वो होता है या इलीगल पैसा वो होता है जो किसी भी मुल्क की स्टेट ने बैन किया होता है उसको, उसके ऊपर मिसाल के तौर के ऊपर आप स्मगलिंग करते हैं, वो बैन है। आप किसी को कत्ल करते हैं, कत्ल के एवज आपको पैसे मिलते हैं। आप किसी का ताइवान लेते हैं, आप किसी बड़े ओहदे के ऊपर बैरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं, आपको किक्स बैक्स के पैसे मिलते हैं, आपको करप्शन के पैसे मिलते हैं। आपका मुल्क तो ये अलाउ नहीं करता, आपका कानून तो अलाउ नहीं करता, इसको कहते हैं ब्लैक मनी। आप बड़े पावरफुल बंदे, आपने किसी बंदे को नौकरी पर रखवा दिया, उसके एवज आपने पैसे लिए, आपने कोई ऐसा काम जो गैर कानूनी काम था आपने करवा दिया, उसके एवज जो आपको पैसे मिलेंगे उसको हम आम जुबान में तो मतलब कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासतदानों पे ये इल्ज़ामात लगते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए। वो इस तरह होता है कि ब्लैक पैसे को वाइट पैसे में चेंज करने का जो तरीकाकार है उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब उस मनी लॉन्ड्रिंग में बैंकिंग चैनल कैसे इस्तेमाल होता है? बैंकिंग चैनल इस तरह इस्तेमाल होता है कि ब्लैक मनी आपने ले ली, अब ब्लैक मनी को आप, जाहिर बात आपने करोड़ों अरबों रुपए में करप्शन की, अब आप उस पैसे को घर में नहीं रख सकते, मनी लोन। आप चाहते हैं कि उस पैसे को आप इकोनॉमी में ले आएँ, उस पैसे को आप लीगल कर लें। लीगल करने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैंकिंग चैनल में आते हैं। बैंकिंग चैनल के थ्रू वो कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो पैसा है उसको ब्लैक मनी से हम वाइट मनी में कर दें ताकि वो हमारा सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो उसका करने के लिए वो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करते हैं। पहले तो बहुत ईजी था, लेकिन अब जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो स्टेट बैंक ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगा दी हैं। बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की बैंकिंग में। उसको कहते हैं, पहली स्टेज है प्लेसमेंट, दूसरी स्टेज है लेनिंग, तीसरी स्टेज है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट ये होती है कि जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बैंक के अंदर तू करना की है, बिल्कुल तेरी करना की है, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारी जॉब क्या है, ठीक है। हालांकि आप ये कस्टमर ये सवाल पूछता है, आगे से ये पूछता है कि आपको क्या है, पैसे मैंने अपने अकाउंट में रखवाने हैं, आपको इससे चीज़ से क्या गर्ज है। बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि हर बैंक में कोई स्टेट बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसने कुछ रूल सेट किए होते हैं। वो आपको इसलिए कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम का, पूछते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। मतलब कि इसे शॉर्ट अगर करें तो ये है कि कहीं पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, सियासतदान उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देन आई थिंक बैंक भी उसमें यूज़ होता है। बैंक उसमें यूज़ होते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू। अच्छा, अब आते हैं कि अक्सर औकात कोई भी गरीब शख्स जाके एटीएम मारता है, एटीएम से पैसे निकालता है और 5000 का उसका नोट जो है वो जैली निकलता है। और ये बताएं कि ये जैली नोट में, जैली करेंसी में एक बैंक मैनेजर का कितना किरदार अहम होता है? बेसिकली इसमें जो है ना, बैंक मैनेजर की अब तो फील्ड ही लैडा होगी। पहले बैंकिंग में होता था मैनेजर आल ही नाल होता था, अब बैंक में भी 2 डिपार्टमेंट हो गए, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट। ठीक है। जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें बेसिकली कैशियर होते हैं या मैनेजर ऑपरेशन होगा या सुपरवाइज़र होगा, वो मशीन के अंदर कैश डालेंगे। इसमें मैनेजर का तो रोल ख़त्म हो गया बेसिकली। अब उसमें जैली नोट का ये होता है, मोस्टली 99% जो बैंकर है वो वैसे ईमानदार होते हैं। अब उसमें समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर से आपने कैश लिया, कैश लेके उसी कैश को कस्टमर के अकाउंट से हमने, या कस्टमर ने हमें कैश डिपॉजिट कराया अपने अकाउंट से, और हमने वही कैश जो है एटीएम में डाल दिया। समझना ऐसा होता है जो कैशियर है वो नया बच्चा हो या उससे गलती हो जाए तो वो, क्योंकि उसके ऊपर ना सिर्फ अगर पता चल जाए तो वो उस बंदे की नौकरी भी जा सकती है और बैंक की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो इसलिए बैंक बड़ा केयरफुली उसमें कोशिश यही होती है कि जानमन, अगर गलती से कोई कस्टमर दे गया है और वो कैशियर ने भी नहीं देखा, उसके सुपरवाइज़र ने भी नहीं देखा, उसने जो एटीएम की मशीन है उसमें अपलोड कर दिया है, क्या ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि जब उसने मशीन में रख रहा है उससे पहले चेकिंग से पता चल जाए? क्योंकि बैंक में तो होना चाहिए, बैंक में निज़ाम होता है, लेकिन समटाइम आप बैंक में निज़ाम है, बैंक में मशीन्स भी है, उसको चेक भी करते हैं, उसको मार्कर भी लगाया जाता है, उसको डिफरेंट मशीन। लेकिन यहाँ पे आप कुछ ये भी कहना शेख साहब चाहेंगे कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है? 19-20 की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होती, मतलब होती है, लेकिन आप मार्केट में इस तरह के नोट हैं, एक ए कैटेगरी, एक बी कैटेगरी, एक सी कैटेगरी। ए कैटेगरी का नोट अगर मैं आपको ला के दिखा दूँ, वो इतना पावरफुल, इतना अच्छा नोट है कि आपकी मशीनों को भी बाईपास कर देता है। अच्छा, हाँ जी,
आपकी मशीनों से भी बाईपास होकर निकल जाता है। फिर उसके बाद जो कैशियर होती है उसकी महारत होती है, वो एक ख़ास उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो फुल एक्टिव है तो नहीं हो सकता, समदम लापरवाही में ऐसी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ ऐसे नोट हैं कि जो सी कैटेगरी का वो पहचान जाता है, बी कैटेगरी का मशीन, जो ए कैटेगरी का नोट है ना, जो मार्केट में जो प्योर ए कैटेगरी, आपकी मशीन भी उसको बाईपास कर, उसमें वही मशीन के कलर भी चलेंगे, उसमें वो कह देंगे तस्वीर भी आपको नज़र आएगी, जो उसके ऊपर झंडा लगा होता है उसका कलर भी चेंज होता नज़र आएगा। जो ए कैटेगरी का जो आजकल फ्रॉडी है ना, वो बैंकर से ज़्यादा तेज़ हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर किसी का नोट निकल आता है तो उसके बाद वो क्या तरीक़ेकार इख्तियार उसका तरीक़ाकार ये है कि वो सिंपली जाए अपने उस बैंक में जिस ब्रांच से, जिस एटीएम से उसने पैसे लिए, जाकर वहाँ के मैनेजर या मैनेजर ऑपरेशन उसको मिलेंगे या उसके ऊपर इल्ज़ाम लग नहीं, इल्ज़ाम नहीं, क्योंकि अब तो सीसीटीवी कैमरा होता है आपके पास, जो एटीएम होती है उसके ऊपर कैमरा लगा होता है 45 डेज़ का। जाहिर बात है जब उसका निकला है वो 1 दिन में, 2 दिनों में, 40 दिनों से पहले वो आ ही जाता है। जब वो आएगा, आने के बाद बैंक क्या करेगा, या तो एक सिम्पटी होती है कि यार ये क्लाइंट है इसको आप वैसे दे दें, वो फिर कैशियर का लॉस है क्योंकि वो कैशियर की जिम्मेदारी हो जाती है। या दूसरा बैंक ये करेगा कि अगर वो सीसीटीवी कैमरा देखेगा, कैमरे में वो जजमेंट करेगा इसको देखकर कि वाकई ये जो कस्टमर कह रहा है, क्योंकि कस्टमर भी तो बेसिकली माजिक साहब फ्रॉडी हो सकता है ना, वो भी उसको किसी और शॉप से पैसे मिले हैं, किसी मर्चेंट से मिले हैं, उसको पता है यार मैं बैंक में जाऊंगा मेरी बात सुनी जाएगी तो बैंक मुझे पैसे चेंज करके दे देगा। बैंक सीसीटीवी देखेगा, अगर सीसीटीवी कैमरा में वो आ जाए तो बैंक उसको चेंज कर देगा। ठीक है। अच्छा शेख साहब यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बताइएगा कि बैंक से गाड़ी लेने का तरीका क्या? अच्छा, बैंक बेसिकली जो है ना वो बनाई मीरों के लिए, टू बी टू फिर कोई गरीब बंदे का को ना उसका अच्छा अकाउंट होना है, ना बैंक ने उसको गाड़ी देनी है। ठीक हो गया, अच्छा अकाउंट है तो अच्छा अकाउंट होगा, अच्छी आपकी सैलरी होएगी तो बैंक आपको गाड़ी देगा, अच्छे आप बिजनेसमैन होंगे तो बैंक आपको गाड़ी देगा। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप सिंपली जॉब करते हैं तो आपकी 3 सैलरी स्लिप होगी और आपकी जो सैलरी अगर 50,000 से ऊपर होगी तो बैंक आपको वो गाड़ी जो है वो आपको दे सकता है। उसमें यह गाड़ी की जो बड़ी गाड़ी है वो स्टेट बैंक की पॉलिसी है 3 साल के लिए मिलेगी, जो छोटी गाड़ी है वो 5 साल के लिए मिलेगी। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी की कीमत में कस्टमर कितना कंट्रीब्यूट करता है। मिनिमम 20% से 15% कस्टमर करता है और बाकी 80% बैंक फाइनेंस करता है। और बैंक फाइनेंस करने के ऊपर जो इस्लामिक बैंक में है वहाँ के ऊपर रेंट चार्ज किया जाता है और जो कमर्शियल बैंक है वहाँ से आपको प्रॉफिट चार्ज किया जाता है। ठीक है शेख साहब, आपने गुर्बत की बात की तो यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि हाउ मैनी पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, प्रो पॉवर्टी लाइन? अच्छा, अभी आप रिसेंटली 2019 का सेंसस हुआ था, 2019 का वर्ल्ड बैंक ने अभी जो अपना स्टैटिक्स उन्होंने शेयर किए हैं, उनकी रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, उसके मुताबिक आप हैरान हो जाएंगे 2019 में पाकिस्तान में 44.5% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, पॉवर्टी से नीचे रहते हैं। यानी कि पॉवर्टी खते गुर्बत से मराज स्टेट बैंक वो आपका वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो बंदा गरीब है जो डेली के $3 से कम कमाता है, यानी कि $3 अप्रोक्सीमेटली 1000 या 1100 रुपया बनता है। यानी कि आपकी 45% अवाम जो कि 12 से 13 करोड़ अवाम है वो डेली का 1000 पैसे बिल्कुल ऐसे कम कमाती है और वो खते, और ये 2019 के सेंसस हैं जिसकी रिपोर्ट अभी वर्ल्ड बैंक ने शाया की है। अगर आज 2025 में आप बैठे हुए हैं, अगर आज आप सेंसस करा लें, आपकी मुल्क की 55% अवाम खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और ये किसी मुल्क के लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन सिचुएशन है कि आपकी 14 से 15 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर हमारे हुक्मरानों को, हमारे फाइनेंस वालों को, हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं, जो बैरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियन है, एस्टैब्लिशमेंट है, तमाम लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। और आप देखें ना, चाइना में 4 करोड़ लोगों को उन्होंने खते गुर्बत से नीचे थे उनको निकाला, आज चाइना तरक्की कर गया है। तो बात यह है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ दी, उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे इकदाम किए जिसमें उन्होंने अवाम का मफाद सोचा, अपना मफाद नहीं सोचा। जब तक आप अवाम का मफाद नहीं सोचेंगे, आपके मुल्क दिन ब दिन नीचे जाएगा, कर्जे भी आएंगे, आपके मुल्क की उसमें जलालत भी है, तंजली भी है। ठीक है, आखिर में बस इतना बताइएगा कि आपके या मेरे व्हाट्सएप में ऐसा कौन सा लिंक है जो इनबॉक्स में आए और उसको ओपन करने के बाद वो डायरेक्ट आपके
बैंकिंग पर असर पड़े या आपके अकाउंट पर असर पड़े और आपकी रकम जो है उसकी जो ट्रांसफ़र वो कहीं और हो जाए, तो ऐसा होता है? अच्छा, ये ना डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर डिफरेंट हैंकर्स ने अपने लिंक्स बनाए होते हैं। वो एक कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं होता। मोस्टली मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, जब भी आपको कोई लिंक आए उसको डायरेक्ट आप ओपन ना करें, क्योंकि सम टाइम लिंक्स ऐसे होते हैं उन्होंने आपके अकाउंट से डायरेक्टली लिंक किए होते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल का डाटा, इवन आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोज़, इवन द मोबाइल में जो आपने बैंक की ऐप यूज़ की होती है, वो सारा डाटा इज कन्वर्ट टू द उस हैकर का। अब वो हैकर पाकिस्तान में बैठा है, लंदन में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा नहीं है। वहाँ से जस्ट वो आपका अकाउंट क्लिक करेगा, आपका डाटा लेगा, आपके नाम का उसने ऐप बनाएगा और 1 सेकंड में आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करे। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके व्हाट्सएप पे आए, जो आपको कोई कहे जिसको क्लिक करे आपको पैसे मिलेंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपके ATM कार्ड की लिमिट डबल हो जाएगी, आपको अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, कोई भी ऐसा लिंक जो आपको किसी भी लालच में दिया जाए। और सबसे अहम बात, बैंक कभी भी कोई भी लिंक व्हाट्सएप पे कस्टमर को नहीं भेजता, ना वो कॉल करेगा ना कभी वो आपको लिंक भेजेगा। जितने भी आपको कभी कोई, हाँ, बैंक में अगर आपका अकाउंट है, आपको कॉल आ जाती है, आप उनसे पहली बात है कि आप उन्हें कहें जी मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप फ़ोन बंद कर दें। आप अपनी मुतल्लिका ब्रांच में जाएं, मैनेजर से मिलें, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कभी भी ऑनलाइन लमल से, मिलते जुलते लमल से, किसी या आपको वेबसाइट से कोई भी चीज़ लिंक आए, ना आप उसको रिस्पॉन्ड करें, ना आपको कुछ छेड़ें, ना आपका कभी डाटा लीक होगा। मतलब कि आप इसको ये भी कह सकते हैं स्कैम से या ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए प्रिकॉशंस भी हैं। ये प्रिकॉशन उसमें यही है कि आप लालच में ना आए। आप ये ना कहें कि यार वो आपको कहता है मेरा अकाउंट क्लोज़ कर देगा, तो मैं बैंक में जाऊंगा तो शायद क्लोज ना हो जाए। वो कहेगा जी मैं आपके ATM कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ कर रहा हूँ या आपका ATM कार्ड रिन्यू कर रहा हूँ, तो सिर्फ आप उसमें। और दूसरी चीज़ है वो ये कहें जी आपको ये लिंक ओपन करे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ये जब तक आप खुद लालच नहीं करेंगे, कोई स्कैमर आपका कुछ नहीं कर सकता। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद थे जनाब शेख वकार साहब, जो कि सीनियर बैंक मैनेजर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जिन्होंने अपने तजुर्बे से हमें आगाह किया कि डेबिट कार्ड क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और ऑनलाइन फ़्रॉड क्या है, और आप इस फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई जो कि मालूमाती वीडियो होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे कि जिससे पहले आप नहीं जानते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पॉडकास्ट।